नाज़रीन, खैर मकदम है आपका KTV उर्दू कश्मीर में। नाज़रीन, आपको बता देते हैं कि आज दिन के हवाले से कई बड़ी सियासी सरगर्मियां भी देखने को मिली। कई जगह पर मामलात भी अच्छे खासे नहीं रहे। सबसे बड़ी खबर तो दिन को ये रही आज कि आपको मालूम होगा कि सोपोर के अंदर नामालूम मुसल्लह अफराद ने म्यूनिसिपल इदारे के अंदर दाखिल होकर के बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर फायरिंग की और जिसके नतीजे में बताया जाता है कि 2 अशख़ास जो हैं वो जाँ बहक हो गए, जिनमें एक SPO बताया गया है और एक म्यूनिसिपल काउंसलर भी बताया जाता है। बताया जाता है कि जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा इलाके के अंदर खलबली मच गई। हालांकि तेज़ बारिशों के बीच में बहुत ज़्यादा जो अफरा तफरी थी, इसके साथ ही कई जगह पर बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास भी पाया गया। और इसके चलते ये भी आपको बताए देते हैं कि अगरचे पहले उन्हें ज़ख्मी हालत में फ़ौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन मौजूद लोगों ने वहां पर ये इल्ज़ाम भी लगाए कि वक्त पर वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते वहां पर जो ज़ख्मी अशख़ास थे उनमें से एक उसी वक्त जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरे का अस्पताल में देहांत हो गया। उसके साथ ही नाज़रीन इकराम आपको ये बात भी बताए देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो काउंसलर्स और बाकी मामलात को लेकर के जो चेयरपर्सन्स बने हैं DDC के, इन मामलात को लेकर के पहले से ही सिक्योरिटी के कई मामलात को लेकर के बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था, जबकि सरकार की तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ह की गई थी कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाएगी कि जितने भी काउंसलर हैं, डिप्टी काउंसलर्स हैं या फिर उसके साथ साथ जो BDC चेयरमैन बने हुए हैं, BDC के अंदर जो लोग चुनाव में उठे हैं, पंचों सरपंचों के हवाले से जो खदशे जाहिर किए जा रहे थे गुज़श्ता सिक्योरिटी सिनेरियो को लेकर के, उसको लेकर के सरकार ने बड़े फैसले लेने की कोशिश भी की थी और कोशिश की थी कि किसी तरीके से इन लोगों तक न सिर्फ बेहतर तरीके से एक सिक्योरिटी का निज़ाम उनको पहुंचाया जाए, इनके अकोमोडेशन के हवाले से भी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन आज के वाक़े ने एक मरतबा फिर ये बात वाज़ह कर दी कि जितने भी चुनिंदा काउंसलर्स हैं या फिर जो DDC के अराकीन हैं, उनकी ज़िंदगियों को किसी भी तरीके से महफूज तसव्वुर नहीं किया जा सकता है। उनकी सिक्योरिटी के हवाले से सरकार को एक संजीदा कदम लेकर के सामने आना होगा, क्योंकि किसी भी तरीके से इस वक्त के माहौल में इस तरह के वाक़यात जो हैं, जब भारत और पाकिस्तान 2 एटमी ताकतें अपने तमाम मसाइल को एक साइड पर रख करके, जैसा कि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने हालिया दिनों में कहा था कि माजी को दफन करना होगा और माजी को दफन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि अमन अमल के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होने के जो आसार नुमायाँ हैं। उसके चलते अगर वादी के अंदर इस तरह के छुटपुट वाक़यात पेश आते हैं जिसमें इंसानी जानों का कहीं पर ज़िया होगा, तो इससे कहीं ना कहीं पर जाकर के एतमाद की कमी होती है। हालांकि ये एक बड़ा मामला है जिस पर जनरल बाजवा की तरफ से स्टेटमेंट आया था, वहीं पर इमरान खान की तरफ से भी कई खैर सगाली के पैगामात पहुंचे, नरेंद्र मोदी की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चिट्ठी भी लिखी गई और अमन माहदे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त देखने की उम्मीद भी इस वक्त जग उठी थी। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के वाक़यात को लेकर के अंदरूनी कश्मीर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर माहौल साजगार बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और ऐसे इदारों को बहुत ज़्यादा महफूज करने की ज़रूरत है जिनको हम ये कहेंगे कि वो DDC इंतखाबात लड़के आए या BDC के इंतखाबात के अंदर थे, या उसके बाद अगर आप देख लें जो ये म्यूनिसिपल काउंसलर्स हैं या फिर 5 सरपंच हैं, इनके हवाले से जो खदशात हैं इनको देखने की सरकार को ज़रूरत है। क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि यहाँ पर आज कल या 10 महीने के बाद कभी ना कभी चुनाव हो सकते हैं और चुनावी सरगर्मियों को लेकर के भी सियासत का मैदान बहुत ज़्यादा गर्म है। आपको ये याद होगा कि गुज़श्ता कल हमने आपको बताया था अपनी एक हेडलाइन के अंदर कि जो दिग्गज यहाँ पर कुछ सियासी लीडरान हैं जिन्होंने सियासी सतह पर कई एक मामलात को लेकर के बड़ी बातें भी की थी और जिन पर बड़ी नज़रें भी टिकी हुई थी कि आखिर क्या वजह है कि ये बिल्कुल खामोश हो गए हैं और किसी तरीके से बड़ी सियासी सरगर्मियों में नज़र नहीं आते हैं। जी, हम बशारत बुखारी की बात कर रहे हैं, जो एक फार्मर बहुत ही अच्छे ब्रॉडकास्टर भी रहे हैं, रेडियो कश्मीर के मारूफ प्रोग्राम शेरबीन के अंदर रहे। उसके बाद अपने सियासी कैरियर का आगाज़ उन्होंने किया मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में और इस तरह से उन्होंने PDP को वैसे चीफ स्पोक्स पर्सन वहाँ पर ज्वाइन किया और साथ ही उनका बहुत ज़्यादा खुशामद भी किया गया। बहुत ज़्यादा लायल उन्हें माना जाता था PDP के अंदर और उसके साथ साथ आपको ये भी याद होगा कि वो MLC भी बने और उसके बाद उन्होंने PDP के अंदर ये कह सकते हैं कि दूसरे चुनाव में भी जो कारकर्दगी दिखाई, इलाके के लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन जब वो वज़ीर माल बने तो उस दौर में उनकी तरफ से अचानक एक इंकशाफ हुआ, जिस इंकशाफ में उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट्स के हवाले से अपने कुछ एतराज़ात बताए और बताया जाता था कि तब 370 और 35 से नहीं उठा था और उसके चलते अचानक उस वक्त ये बात भी सामने आ गई कि किसी भी तरीके से कोशिश की जाए कि जो ये स्टेट सब्जेक्ट नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को मिल रही हैं
हैं इनका से पर्दाफाश कर दिया जाए। और इस तरीके से उन्होंने एक मुख्तसर सा इंटरव्यू दे करके पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ रही दरारों को साफ जाहिर कर दिया, और जिसके चलते शायद उन्हें अपनी वजारत से भी हाथ धोने पड़े और उनसे माल महकमे की वजारत भी छीन ली गई थी और उसके बाद उन्हें हार्टिकल्चर महकमे की वजारत सौंपी गई थी। हालांकि वो उससे बिल्कुल कतई तौर पर खुश नहीं थे, लेकिन हुकूमत कुछ देर चलती रही और उसके बाद हुकूमत का पासा भी पलट गया और इस तरह से यहाँ पर हुकूमतें भी ख़त्म हुई और भारतीय जनता पार्टी पीडीपी का दौर भी ख़त्म हुआ। लेकिन बशारत बुखारी को पहले ही 370 से जो खात्मा हुआ 370 का 35 का, उससे पहले ही उन्हें इस बात के लिए सज़ा उठानी पड़ी कि उन्होंने जो उसको स्टेट सब्जेक्ट्स के हवाले से बात की थी और बताया था कि 296 के लगभग ऐसी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं जो गलती से नहीं बल्कि जानबूझ करके ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं है। हालांकि अब जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, यहाँ पर डोमिसाइल के हवाले से कई एक मामला सामने आए और इस तरह से गैर स्टेट सब्जेक्ट वाले भी वो लोग जो यहाँ पर आकर के कई बरस तक काम करते चले आ रहे हैं, उनके लिए अब बाज़ाब्ता तौर पर डोमिसाइल है, वो यहाँ की ज़मीनें भी खरीद सकते हैं। और इस तरह से ये स्टेट सब्जेक्ट अगर आज का मामला होता तो बड़ी अहमियत का मसला नहीं बनता। उसके चलते पीर मोहम्मद हुसैन की बात करते हैं, पीर ज़्यादा मोहम्मद सईद की बात करें, कुछ ऐसे लोग भी सियासी खबरों में रहे जिनको लेकर के बड़ी बड़ी बातें की गई। लेकिन अगर हम पीर मंसूर की बात करें, पीडीपी के बहुत ज़्यादा लायल माने जाते थे और ये भी माना जाता था कि शायद वो पीडीपी के अंदर रहेंगे और महबूबा मुफ्ती का साथ देंगे, लेकिन उन्होंने भी मौका गनीमत समझा कि किसी तरीके से इस वक्त उन्हें एक पॉलिटिकल स्पेस बन सके, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त जो एक अलग से गठबंधन बन रहे हैं, जैसे अपनी पार्टी अल्ताफ़ बुखारी की तरफ से बनी तो उसमें कई सियासी लीडरान आ गए, लेकिन जब यहाँ पर डीडीसी के इंतखाबात हुए तो इन डीडीसी इंतखाबात के बीच में पीएचडी के गुब्बारे से भी मैंडेट्स को लेकर के कई जगह पर हवा निकलती नजर आई और बड़ी नाराजगियां नजर आई, जिसके चलते आपने देखा होगा कि मुजफ्फर हुसैन बेग जैसे आदमी ने भी अलहदगी इख्तियार की। उसके बाद चीफ स्पोक्स पर्सन सज्जाद गनी लोन रहे पीएचडी के अंदर और जिन्होंने ये कहा था कि वो पीएचडी का एक बड़ा रोड मैप लेकर के सामने आएंगे, बड़ी बात बताएंगे कि किस तरीके से 370-35 को हासिल करने के हवाले से जो सूरतें हैं उसमें लाई जाएंगी, क्या कुछ आगे का लाए अमल होगा। लेकिन बजाय इसके कि कोई रोड मैप आता, वो अपने सारे मैप्स लेकर के पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़ी दो जमातें जो पीएचडी के अंदर थी उनको खैराबाद कर करके उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली और बताया कि डीडीसी इंतखाबात के वक्त जो मामला थे इसमें प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के कुछ मामला आए तो ऐसा लगने लगा कि पीएचडी भी शायद जो है वो किसी तरीके से यहाँ पर टिक नहीं पाएगा। और उसके बीच में अब बशारत बुखारी का उनकी जमात के अंदर आना और खुर्शीद आलम जैसे लोग जो कल तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के ओहदे पर भी रहे पीडीपी के अंदर और वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पार्ट जो पावर्स थे वो उनके पास बहुत ज़्यादा थे, वो क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के मेंबर भी थे और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खुर्शीद आलम को बहुत ज़्यादा अहमियत भी दी जाती थी पीडीपी के अंदर। लेकिन गुज़श्ता दिनों उन्होंने भी पार्टी की क़यादत के साथ नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से लिए गए फैसलों के साथ उन्हें कोई भी किसी भी जगह पर बराबरी नहीं आ रही है, तो उन्होंने उससे भी अलहदगी इख्तियार कर ली और इस तरह से आज सारे लोग जाकर के सज्जाद गनी लोन से जा मिले। हालांकि हमारी नज़र में अगर हम पॉलिटिकली इसे देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त बन सकता है उन लोगों के लिए, खासकर अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, साउथ की बात करते हैं, तो ऐसी जगहों पर जो सज्जाद गनी लोन या अपनी पार्टी वाले हाथ मार रहे हैं। तो इसमें बड़ी बात ये आ जाती है कि बारामूला के अंदर आपको मालूम है कि मुजफ्फर बेग या उनकी बेगम सफीना बेग की बात करते हैं, डीडीसी इंतखाबात के बाद जो इसको सूरत हाल पैदा हो गई है, ज़िले की तरक्की के जो कुछ मामला हैं उनको लेकर के शायद किसी जगह पर सज्जाद गनी लोन की जमात का बहुत बड़ा असर देखने को मिलता था, क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने बिना किसी शर्त के उस वक्त मुजफ्फर बेग के ज्वाइन किए बगैर ही वहां अपने 2 मेंबरान का जो सपोर्ट था वो बारामूला के अंदर दे दिया था। और इस तरह से फिर जब मुजफ्फर बेग ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली तो जाहिर सी बात है कि सफीना बेग भी पीसी के अंदर ही चली गई और अब जो बारामूला के अंदर संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है उसमें तरक्की के जो महाज हैं उसमें काम करने के लिए कभी भी बशारत बुखारी ये नहीं चाहते कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पीछे रह जाए, इसलिए उन्होंने भी अब जो अपना पैंतरा बदला है और इस तरीके से उनके लिए उमर अब्दुल्ला ने भी उस दिन ट्वीट किया था कि मैं इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं कि जहां पर भी वो अपने सियासी कैरियर को महफूज समझें, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, अपने कैरियर के खुद जिम्मेदार हैं, तो मैं उनके लिए खुश
और नेक दुआएं देता हूं, तो वो जाकर के जहां भी रहें आबाद रहें। तो इस खुशी में अब वो जाकर के कैसे आबाद होते हैं और सियासी मोहरा कहां पर किसका जाकर के अब जाकर के अपना कुछ बड़ा रोल दिखाएगा। और खासकर बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर यहां पर इंतखाबात जल्द हो जाते हैं, अगर यूटी जैसे चुनाव होते हैं, तो उस पर क्या कुछ असरात रहेंगे जम्मू कश्मीर पर। यहाँ की सियासत कौन कौन से पलड़े बदल सकती है, यहाँ पर किस तरीके की जमातें मुर्दे वजूद आ सकती हैं और अपने मकासद को पूरा करने के लिए सियासी जमातें किस तरीके के फायदे उठा सकती हैं या नुकसानात में जा सकती हैं, इस पर अगले शुमारे में बात करेंगे। फिलहाल अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़ और नासिर।